चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 7 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संघवाद। परिचय देखें। इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखिए और उनमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देंगे क्योंकि राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए हैं तथा राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधाओं के लिए गठित किया था। फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया और इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया और इससे आप 1947 के मानचित्र के देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं और इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल गए हैं। जैसे मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक हो गया है, मद्रास का नाम बदल कर तमिलनाडु हो गया है और एक तरफ ये नक्शे हम में भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी भी कहते हैं। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी, जैसे संघवाद क्या है, उसके बाद भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंधी प्रावधान क्या है और केंद्र और राज्यों के संबंध में ऐसे जुड़े मुद्दे के बारे में जानेंगे। उसके बाद विशेष किस्म की बनावटी और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये है मानचित्र भारत के। और उसके बाद देखें संघवाद क्या है। तो सोवियत संघ विश्व की एक शक्तिशाली संघ था और उसके बाद 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया और सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। और उसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्र पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया और उसके बाद यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन करना पड़ा और कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी देशों क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं थी कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 7 दशकों से वह अपना अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुआ है। आखिर इस उपलब्धि का क्या आधार है और क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, वे एकजुट न हो सके और इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य भाषाएं बोले जाते हैं और यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी देखने को मिल जाएंगे और इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई असमानताएं हैं और इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है और कभी कभार इस विविधता के साथ एकता की संज्ञा दी जाती है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते हैं जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो और शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों के भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। और संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार आवश्यक है। जैसे पहला है, निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की और प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में तो दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है पर भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इस प्रकार उसके बाद दूसरा है, इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठा होती है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। तीसरा है दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा।
अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेही होती है। लास्ट है कि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है, और न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकता से होती है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाले ताकत के साथ तो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं, पर उनमें विरोध पनपता है, और ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग होने की मांग उठा सकती है। नौबत गृह युद्ध तक भी आ सकती है। बहुत से देशों को यह अनुभव से गुजरना पड़ा। और उसके बाद देखेंगे नाइजीरिया में संघवाद। इसके पहले नाइजीरिया में संघवाद के पहले ये देखते हैं वेस्ट इंडीज में संघवाद पहले देखते हैं। तो आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन यह वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी नहीं है। भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, और 1958 में वेस्ट इंडीज संघ यानी फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ, और इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, और इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया, और बाद में 1973 की चगुआरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों में एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय और नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है, और सदस्य देशों की इस सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं, और इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ न तो एक देश के रूप में रह सकती और न ही वह अलग अलग रह सकी। उसके बाद देखते हैं नाइजीरिया में संघवाद। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में सफल नहीं होगी। उसके बाद इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया व दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया, और उसके बाद नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयताएं उसके बाद एरूबा, इबो और हाउसा फुलिन है, और इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के 3 पश्चिम देश पूर्व और उत्तर थे, और इन देशों पर उनका अपना अपना नियंत्रण था, और इसके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहाँ एक सैनिक अनुशासन की स्थापना हुई। 1960 में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया के पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे और नाइजीरियाई संघ के सामने यह समस्या बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। वह इस प्रकार नाइजीरिया के विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार रहा। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में संघवाद देखते हैं। आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं और इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में भागीदारी करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने
करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकार को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूला पर चर्चा हुई और जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार का गठन निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांत पर आधारित हुआ। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत अनुसंघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा और इस प्रकार संविधान को मान्य देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ है कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का ही प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। जैसे आर्टिकल 1 में है, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ यानी यूनियन होगा, और दूसरा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। और उसके बाद ये है शक्ति विभाजन के बारे में देखें। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास है और कौन सी राज्यों के पास है, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधान के अनुसार करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होगी और कौन कौन सी केवल राज्य सरकार को प्राप्त होगी। और अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट को ध्यान से देखिए और इनमें दिखाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को कैसे बांटा गया है, देखेंगे। और उसके बाद शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के हाथों में सौंपी है। राज्यों की उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है पर आय के साधन कम है उनके पास। देखते हैं भारत का संविधान, देखते हैं तो राज्य संघ सूची में जो है तो इसमें है संघ सूची में प्रतिरक्षा है, उसके बाद परमाणविक ऊर्जा है, विदेश मामले हैं, और युद्ध और शांति है, बैंकिंग है, उसके बाद रेलवे है, डाक अवतार है, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। और राज्य सूची देखें तो इसमें शामिल है कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय यानी राज्य की विधायिका ही कानून बना सकती है। और उसके बाद स्मृति सूची आता है, इसमें शामिल है शिक्षा, कृषि, भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन मजदूरी, संघ, उसके बाद सामानों में मिलावट, उसके बाद गोद लेना और उत्तराधिकार। केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों में कानून बना सकती है। यह अवशिष्ट शक्तियाँ के बारे में देखें, 3 में वे सभी मामले आते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है, जैसे साइबर कानून, और इस विषय पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। उसके बाद देखते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद के बारे में। अमूमन में ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करना भी चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियाँ आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे बल्कि 500 से ज़्यादा देशी रियासतें भी थी, और जिनका तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था।
ये कहते हैं, टीम का नाम है TTN कृष्णा रामाचारी। इस संविधान के बाद विवाद में ये कहते हैं कि मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूं कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। बदली हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य, चाहे वो एकात्मक रहे हो या संगठनात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। उसके बाद देखते हैं, देश की एकता बनाए रखने के लिए साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उससे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीब, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय में बहुत जरूरी थी और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं की एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी थी। और आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करती है। जैसे पहला है, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं में स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है और अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उस राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम के में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावी राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देगी। दूसरा है कि संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो कानून जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देती है और आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है और संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है, सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यधिक प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है और इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबल को निगरानी करता है और इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है और आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। उसके बाद अगला है कि राज्यों की हम आगे पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। वह इससे के अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाती है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर विशेषाधिकार यानी वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दे। और सबसे लास्ट है कि ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। और संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है और संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इससे स्पष्ट होता है। जैसे अनुच्छेद 257 के 1 में है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई आचरण न हो और या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अपने उसके बाद अगला देखते हैं,
अपने कार्यपालिका से संबंधित अध्ययन में देखा था कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है, अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकार राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उसे सेवा से हटा सकता है। और आगे वाला है कि संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देता है जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ लागू हो जाए तो ये प्रधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनी जायज करार दे सके और इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया और इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। उसके बाद देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव देखें। पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की है। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग पहचान को मान्यता देता है लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज़्यादा शक्ति देता है और एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब यह संविधान ही है जो पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज़्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए और इसके कारण राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों में ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठती है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है और लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखें तो संविधान तो मात्र एक फॉर्म वर्क या ढांचा है और इस पर ईंट गारा सूखी चूना चढ़ाने का काम राजनीतिक और वास्तविकताओं द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी और इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था और नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों में विकास कर सके और इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों का कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा बंधी थी। और 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए और इससे राज्यों की और ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई। और इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह थी कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों में संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही। और इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कुछ खत्म हो गया और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया और राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए और इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। और इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ। स्वायत्तता की मांग देखिए, समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों के केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के बीच स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे पहला देखें तो कभी कभी इस मांगों के पीछे यह
यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज़्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर केंद्र राज्यों जैसे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों जैसे द्रमुक, अकाली दल, मकला ने स्वायत्तता की मांग की। दूसरा है केंद्र अन्य मांग यह है कि अन्य यह मांग भी है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इससे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई थी। और अगला है कि स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू शासकीय शक्तियों में प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से राज रहते हैं। और उसके अगला है कि इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग संस्कृति और भाषाई मुद्दे से जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई हो सकती है। और तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग इसके एक कुछ उदाहरण है। और कुछ राज्य ऐसे महसूस करते रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए हैं। और उसके बाद राज्यों की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन देखें। राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन देखें। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिक हुए हैं और फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अतः राज्यपाल के फैसले को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र वाले राज्यों में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवाद स्पष्ट हो जाती है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। और इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर ही जानी चाहिए। और एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवाद स्पष्ट हो सकती है। संविधान के सर्वाधिक विवाद स्पष्ट प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है और इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। और इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद के स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतर 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करके तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। और इससे अनेक विवाद पैदा हुए हैं और कुछ मामलों में ये राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिए गए हैं। और 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दी गई। और कुछ मामलों सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकती है। उसके बाद 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया और 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। और केंद्र के अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अथवा उनसे राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। और उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार
सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया। उसके बाद देखते हैं नवीन राज्यों की मांग। देखिए हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था और अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिनसे प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की गई और 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा का अलग अलग कर दिया गया और बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। उसके बाद नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधाएं के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन वर्ष 2000 में किया गया और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ। और उसके बाद अंतर्राज्यीय विवाद देखे क्या है। ये जहाँ एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहे हैं, वहीं दूसरे ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाता है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता और इन विवादों का राजनीतिक पहलू भी होता है। अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। आमतौर पर 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इनमें एक है सीमा विवाद। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब में हरियाणा को लेकर और अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है और 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी और इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था और अभी तक ऐसा नहीं हो सका। और जब सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। और आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर है। यदि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले गए हैं। और ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है। और उसके बाद ये देखें विशिष्ट प्रावधान क्या है। विशिष्ट प्रावधान के बारे में देखें। भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। और जहाँ छोटे से छोटे
राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है। वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए हैं, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातियां बहुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद ये इनको जो संस्कृति बनाए रखने के लिए जो अधिकार दिया गया है तो अनुच्छेद 171 के तहत। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विरोधों को रोकने में सफल नहीं हो सके और ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी है। जम्मू और कश्मीर का प्रावधान देखें। विशेष दर्जा वाला अन्य राज्य जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत था और जम्मू और कश्मीर बड़े रजवाड़ों में से एक था, जिसके पास भारत या पाकिस्तान से जुड़ने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपनी ओर से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायली घुसपैठी भेजे और इसने महाराजा हरि सिंह को भारत में मदद लेने के लिए मजबूर किया और वे भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए। पश्चिम और पूर्वी भागों में कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में मिल गया, परंतु जम्मू और कश्मीर एक अपवाद था और इन परिस्थितियों के अंतर्गत संविधान द्वारा उसे बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई थी और अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और समवर्ती सूचियों में उल्लेखित मामलों में कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता थी और यह अन्य राज्यों की स्थिति इससे भिन्न थी और दूसरे राज्यों के मामले में शक्तियों का बंटवारा जैसे 3 सूचियों में दिया गया था अतः स्वतः लागू होता है और जम्मू और कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार के पास मात्र सीमित शक्तियाँ थी और संघ सूची तथा समवर्ती सूची में भी दी गई अन्य शक्तियों को केवल राज्य की सहमति से ही उपयोग में लाया जा सकता था। इनसे जम्मू और कश्मीर राज्य को और अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी और पहले एक संवैधानिक प्रावधान था जो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से स्पष्ट करने की अनुमति देता था कि राज्य पर संघ सूची के कौन से भाग लागू होने चाहिए। राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर को सरकार की सहमति से 2 संवैधानिक आदेश जारी किए थे और इसने संविधान के बड़े हिस्से को राज्य में लागू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप यदि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान और झंडा था, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की इस संसद की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया और राज्य और अन्य राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर ने विशेष भिन्नता यह थी कि जम्मू और कश्मीर में राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती थी और केंद्र सरकार राज्य में वित्तीय आपातकाल नहीं ला सकती थी और जम्मू और कश्मीर के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं होते थे। भारतीय संविधान में संशोधन यानी 368 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहमति से ही लागू किए जा सकते थे। वर्तमान में 370 के अंतर्गत दिए गए विशेष दर्जा अस्तित्व में नहीं है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया और यह दूसरा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर है पहला और दूसरा है लद्दाख में और यह नई व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई। निष्कर्ष देखिए हमने क्या देखा। संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है और यहाँ प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावनापूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं और संघीय व्यवस्था केंद्र व राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करते हैं। कोई भी कानूनी या संस्थागत फॉर्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता और इसकी सफलता के लिए जनता व राजनीतिक प्रक्रिया को पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता और सहयोग की भावना पर
आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधता को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बाध्यकारी एकता वास्तव में और ज़्यादा समाजवादी संघर्ष तथा अलगाववादी को जन्म देता है, जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। विभिन्नताओं और स्वतंत्रता की मांग के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायित्व राजनीति व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है।